हेलो स्टूडेंट, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्लास नंबर 11, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, साथ में हम लोग देखेंगे बच्चों अगली नेक्स्ट टॉपिक जो होगी वो विद्युत की जो है तो परावैद्युत माध्यम क्या होता है, परावैद्युत माध्यम को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसके टेबल के साथ में हम लोग पढ़ेंगे। साथ में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को पढ़ेंगे, उससे पहले पढ़ लेते हैं बच्चों इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है ना, विद्युत क्षेत्र क्या होता है और उसकी तीव्रता क्या होती है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा होती है बच्चों, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई धनावेश को रखने पर उसके द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ओके स्टूडेंट, क्या कहता है इसकी परिभाषा, उसको हम समझ लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की बिंदु पर है ना, किसी बिंदु पर इकाई धनावेश को रखने पर उसके द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ओके, हम इसको डायग्राम एक ड्रॉ कर लेते हैं, उससे हम लोग समझते हैं बच्चों। ये हमारा होगा एक क्षेत्र जितने में उसकी तीव्रता काम करेगी। ये एक मिड पॉइंट हमने बीच का एक पॉइंट ले लिया और इसमें हम लोग दर्शाएंगे बच्चों पॉजिटिव कुछ आयंस। क्या बोल रहा है, इकाई धनावेश को। ओके, तो इकाई धनावेश को हम लोग क्या कह रहे हैं कि इकाई धनावेश जो है हमारी है ना, वो कहां से कहां तक काम करेगी, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं बच्चों। ओके, ये एक हमारा पॉइंट हो गया जहां से हमारा पॉजिटिव आवेश जो है वो इस क्षेत्र के चारों तरफ क्या बना रहा है बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बना रहा है। ओके, तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि यह कैसे काम करता है और इसमें जो पॉजिटिव आयंस जो हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं इस पे इसका क्या रोल होता है, ये सारी चीजें मैं आप लोग को आज बताने वाला हूं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में। ओके, तो हमने देखा क्या कह रहा है उसकी परिभाषा बच्चों कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर है ना, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई धनावेश को रखने पर है ना, इकाई धनावेश को रखने पर उसके द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल है ना, इसके द्वारा जो अनुभव किया गया बल है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अर्थात इस बिंदु पर ये जो चारों तरफ से पॉजिटिव आयंस हमने रखा है वो क्या कर रहा है, एक बल का अनुभव कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात ये जो क्षेत्रफल है वो कहां तक कवर कर रहा है बच्चों, कहां तक कवर कर रहा है, यहां तक कर रहा है। मतलब उसकी जो क्षेत्र हो गई, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हो गई बच्चों, वो इस पॉइंट के चारों तरफ जो है तो एक विद्युत क्षेत्र को जो है तो अनुभव कर रही है। ओके, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका जो है तो सूत्र क्या होता है, ये हम देख लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जो होता है बच्चों क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है बच्चों क्या होती है, बल अपान आवेश। बल अपान आवेश होती है क्योंकि ये जो चारों तरफ आवेश है वो किसी बिंदु से कितनी दूर तक अपनी तीव्रता को अनुभव करा रहा है, अर्थात बल का अनुभव करा रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों विद्युत क्षेत्र का वो क्या बनेगा, बल अपान आवेश बनेगा। अब हम लोग जानते हैं बच्चों कि बल की यूनिट क्या होती है, बल की इकाई क्या होती है बच्चों, बल की इकाई जो होती है वो होती है न्यूटन में। ओके, न्यूटन में। और जो आवेश होता है वो क्या कहलाता है बच्चों, चार्ज होता है। और चार्ज की यूनिट क्या होती है बच्चों, कूलाम। हम लोगों ने ये सब पहली क्लास दूसरी क्लास में हमने पढ़ लिया है। ओके, आवेश की इकाई हमने पहली दूसरी क्लास में, पहले दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ लिया है, उस वीडियो में जाकर के आप लोग देखो तो मिल जाएगा। अर्थात क्या कहेंगे हम बच्चों कि विद्युत क्षेत्र को जो है तो हम लोग ई से दर्शाएंगे। ओके, और जो बल अपान आवेश है इनकी यूनिट क्या है बच्चों, न्यूटन। आवेश की इकाई क्या है, कूलाम। तो इसका सूत्र फाइनली, अर्थात इसका सूत्र फाइनली क्या बन जाएगा बच्चों, बल अपान आवेश। और इसकी इकाई क्या बनेगी बच्चों, इसकी इकाई जो बनेगी वो बनेगी बच्चों न्यूटन प्रति कूलाम।
यही इसकी जो है तो इकाई होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताइए, तो हम लोग बताएंगे बल अपान आवेश। यदि पूछता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताइए, तो हम बताएंगे आवेश, है ना, बल अपान आवेश। यदि उसका यूनिट पूछता है अर्थात इकाई पूछता है, तो हम लोग क्या बताएंगे बच्चों कि इसकी इकाई जो होती है वो न्यूटन अपन कूलाम होती है। कहां से न्यूटन अपन कूलाम आया? बल की इकाई न्यूटन होती है, आवेश की इकाई कूलाम होती है, इसलिए हम लोग बोलेंगे न्यूटन प्रति कूलाम। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है बच्चों, उसको हम ई से दर्शाते हैं, अर्थात हम बोलेंगे ई बराबर, इसको मैं इंग्लिश में लिखूं तो क्या लिखूंगा? ई बराबर ओके न्यूटन प्रति कूलाम। ओके, तो ये हमारा फाइनली सूत्र बन जाएगा बच्चों न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसका जो दूसरा सूत्र होता है बच्चों, जो दूसरी यूनिट होती है, वो ही हम लोग देख लेते हैं। तो ये तो फाइनली हमने देख लिया कि बल अपान आवेश इक्वल्स टू होता है न्यूटन प्रति कूलाम, ये इसका इकाई हो गई। लेकिन इसकी दूसरी इकाई भी होती है, या ऑप्शन में दूसरी यूनिट भी रख सकता है बच्चों। ये पहली यूनिट हो गई, दूसरी यूनिट क्या है? दूसरी यूनिट होती है वोल्ट अपान क्या होती है बच्चों? मीटर। ओके, वोल्ट अपान मीटर होती है। ये भी ऑप्शन में दे सकता है, तो आप लोग को दोनों को ध्यान रखना है, दोनों को पढ़ के जाना है कि भैया इसकी दो इकाइयां होती हैं। एक तो उसके फॉर्मूले से बनती है न्यूटन प्रति कूलाम या न्यूटन बटे मीटर, या हम लिख सकते हैं वोल्ट बटे मीटर, या कह सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर। ओके, तो ये दोनों यूनिट हो गई किसकी बच्चों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अब हम लोग कुछ जो है तो इसके पॉइंट को देख लेते हैं, है ना। इसका सूत्र एक और हम लोग लिख सकते हैं, E बराबर न्यूटन मतलब होता है फोर्स मतलब बल, ओके, और कूलाम मतलब होता है बच्चों Q। तो हम लोग इसका सूत्र क्या लिख सकते हैं? E बराबर F अपान Q। ओके, यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा। अब इसके कुछ थ्योरी है, वो थ्योरी देख लेते हैं। ओके, थ्योरी पॉइंट नंबर 1 देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पास वाले सतह से ज्यादा होता है, तथा जैसे जैसे दूर जाते जाता है वैसे वैसे सतह से वोल्टेज का मान क्या होता है बच्चों? कम हो जाता है। जैसे सतह के पास में जो है तो उसकी तीव्रता ज्यादा होगी, और सतह से दूर क्या होगी बच्चों? तीव्रता उसकी कम हो जाएगी। तो हम लोग लिख लेते हैं यहां पे नोट पॉइंट में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पास वाले सतह में ज्यादा होती है, तथा जैसे जैसे दूर होती है वैसे ही उसकी तीव्रता कम होने लगती है, है। तो बच्चों ये क्या पहला पॉइंट कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो पास वाले सतह में ज्यादा होती है, तथा जैसे जैसे दूर होने लगती है वैसे वैसे उसकी तीव्रता क्या होती है बच्चों? कम होने लगती है। अर्थात ये जो मिड पॉइंट है, ये जो बीच का पॉइंट है बच्चों, यहां पे हमने क्या देखा है कि इसके चारों तरफ का जो सतह है पॉजिटिव आयंस है, तो इसके चारों तरफ क्या होगा बच्चों? यहां पे ज्यादा तीव्रता होगी। लेकिन जैसे हम इसकी क्या करेंगे? दूरी बढ़ाते जाएंगे तो क्या हो जाएगी? यहां पे कम होगी, फिर और कम होगी, फिर और कम होगी, है ना। अर्थात यहां पे कम होगी और यहां पे ज्यादा होगी। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे जो इसके सर्कल के पास में आसपास में जितने पार्टिकल्स होंगे वो जल्दी जो है तो उसकी तीव्रता ज्यादा होगी, इसलिए जल्दी एक्टिव होंगे, और जैसे जैसे हम लोग दूर जाते जाएंगे इससे, वैसे ही इसकी तीव्रता क्या होती जाएगी बच्चों? कम होती जाएगी। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है कि
जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कौन सी राशि है? हम लोग बता सकते हैं बच्चों कि क्या है, यह एक सदिश राशि होती है, यह एक सदिश राशि है। ओके, तो ये हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूसरा पॉइंट। अब हम लोग देखेंगे बच्चों डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अर्थात परावैद्युत सामर्थ्य को। तो हम लोग एक बार फाइनली इसको देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहता है बच्चों? यह होती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई धनावेश को रखने पर उसके द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अर्थात हमने देखा इस डायग्राम में कि किसी पॉइंट पर हमने क्या किया, उसके चारों तरफ धनात्मक आवेश रख दिया, तो क्या कह रहा है बच्चों, उसके पास में जो हमारे पास सरफेस है वहां पे क्या होगा कि वहां पे तीव्रता ज्यादा होगी, और जैसे उससे दूर जाते जाएंगे बच्चों वैसे ही वैसे तीव्रता क्या होती जाती, कम होती जाती है। अर्थात यहां पे बहुत कम होगी और यहां से हम जैसे जैसे इधर आएंगे वैसे वैसे तीव्रता उसकी क्या होगी बच्चों, बढ़ती जाएगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है बच्चों? बल अपान आवेश होता है। बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन। आवेश की इकाई कूलाम होती है। तो इसका जो इकाई बनती है, यूनिट बनती है, वो क्या बच्चों बनती है? न्यूटन बटे कूलाम। न्यूटन बटे कूलाम, या हम बोल सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। ओके, इसकी दूसरी यूनिट क्या होती है बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग को याद रखना है कि दूसरी इकाई भी होती है इसकी, क्या होती है? वोल्ट प्रति मीटर। इसका सूत्र हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, E बराबर F/Q। ये दोनों पॉइंट स्पेशल हैं। इसमें से लास्ट वाला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है बच्चों वो क्या होती है कि पास वाले में ज्यादा होती है, और जैसे जैसे वह है ना, जैसे जैसे दूर होती जाती है वैसे वैसे उसकी तीव्रता क्या होने लगती है? कम होने लगती है। और ये पॉइंट क्या कह रहा है? विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का जो तीव्रता होती है वह एक सदिश राशि होती है। ओके, वेक्टर क्वांटिटी होती है, या हम बोल सकते हैं कि यह एक सदिश राशि होती है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं परावैद्युत माध्यम को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आता है, 100% आता है। उस पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। ये एक हमारे पास में एक टॉपिक कल का रह गया था, एक पॉइंट है ना, तो इस हम थ्योरी को समझना था हमें। अब हम लोग देखते हैं बच्चों परावैद्युत माध्यम, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। परावैद्युत माध्यम इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे बच्चों डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये हमारा हो गया डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं बच्चों, सबसे पहले इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर इसका हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल के माध्यम से समझेंगे कि इसका मान कितना कितना होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बच्चों कि किसी कुचालक पदार्थ की प्रति इकाई मोटाई द्वारा बिना पंचर हुए अधिकतम वोल्टेज सहन करने की क्षमता उसकी परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है, अर्थात परावैद्युत माध्यम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। तो उसकी परिभाषा में लिख देता हूं। सबसे पहले क्या कहता है बच्चों? किसी कुचालक पदार्थ की प्रति इकाई मोटाई द्वारा बिना खराब हुए हम लिख सकते हैं, है ना, बिना खराब हुए या बिना कटे फटे टूटे फूटे, है ना, बिना खराब हुए अधिकतम वोल्टेज मतलब विभव। ओके, वोल्टेज सहन करने की क्षमता उसकी
परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। सामर्थ्य कहलाती है। ओके, क्या कह रहा है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या कह रहा है बच्चों? परावैद्युत माध्यम क्या कह रहा है कि ऐसा कोई हमारे पास में माध्यम या ऐसा कोई हमारे पास में रबर या हमारे पास में ऐसा कोई तार जिसमें अपने से वह अधिकतम वोल्टेज को फ्लो करा दे बिना खराब हुए, बिना पंचर हुए, बिना खराब हुए, वह उसकी क्या कहलाती है बच्चों? परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। ओके, सेकंड पॉइंट हम लिख लेते हैं कि परावैद्युत सामर्थ्य को किससे मापते हैं? ओके, ये हमारे पास में जो है तो इसकी परिभाषा हो गई बच्चों। अब हम लोग इसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, परावैद्युत सामर्थ्य, जो हमारे पास में परावैद्युत माध्यम होता है ना, तो परावैद्युत सामर्थ्य को हम क्या करते हैं बच्चों? किलो वोल्ट प्रति mm, है ना, प्रति mm से मापते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि परावैद्युत माध्यम को किससे मापते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? केवी पर mm से मापते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट देख लेते हैं क्या कह रहा है बच्चों। सेकंड पॉइंट कहता है कि कुचालक पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य निम्न कारणों पर निर्भर करती है। क्या कह रहा है बच्चों? कि कुचालक, ओके, क्या कह रहा है? कुचालक पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य का मतलब होता है बच्चों स्ट्रेंथ, है ना, हमने लिखा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब परावैद्युत सामर्थ्य। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? परावैद्युत सामर्थ्य निम्न कारणों पर निर्भर करती है। निम्न कारकों पर निर्भर करती है। वो कौन कौन से कारक हैं बच्चों? उसको हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। तो नंबर 1, आर्द्रता पर। ओके, क्या होता है बच्चों? आर्द्रता मतलब होता है नमी। ओके, नमी का मतलब होता है जैसे हमारे पास में आजकल ठंडी हो रही है ना, तो ठंडी मतलब होता है ओस पड़ना, तो वो नमी हो जाती है ना। तो आर्द्रता कितनी है उस पर निर्भर करेगा। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि भैया तापमान पर निर्भर करेगा कि वहां पे तापमान कितना है। ओके, टेम्परेचर। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों? कि उसकी मोटाई पर, है ना, वो जो हमारे पास में रबर होगी, है ना, कोई रबड़ होगी या कोई भी हमारे पास कुचालक पदार्थ होगा, उन तीन चीजों पर निर्भर करेगा, आर्द्रता पर, नमी पर, है ना, और तापमान पर और उसकी मोटाई पर। ये रबड़ जो है वो कितना वोल्टेज सहन कर सकता है डिपेंड करेगा उस रबड़ की मोटाई कितनी है, उसमें तापमान, वहां का तापमान कितना है और वहां पे नमी कितना है, उस हिसाब से जो है तो परावैद्युत माध्यम का जो सामर्थ्य होगी वो डिपेंड करेगी, निर्भर करेगी, है ना। मोटाई ज्यादा होगी तो ज्यादा वोल्टेज सहन कर लेगा, जल्दी वो पिघलेगा नहीं, है ना। अर्थात हम क्या कहेंगे बच्चों कि किसी भी तार से हम कितना अधिकतम वोल्टेज प्रवाहित करा सकते हैं वो डिपेंड करेगा उसकी मोटाई पर, है ना, रबड़ की मोटाई पर, तापमान पर और आर्द्रता पर निर्भर करेगा। ओके, कुचालक की मोटाई बढ़ाने पर क्या होता है बच्चों? सामर्थ्य घटती है, बढ़ती है, सॉरी, है ना। क्या होगा कि हमारी जो क्या होगी परावैद्युत माध्यम होगी उसका मोटाई क्या है, मोटाई पे निर्भर करता है। अर्थात मोटाई बढ़ाने पर क्या होगा कि उसकी सामर्थ्य क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे पास में क्या होगा, कुचालक जो होगा उसका जो वैल्यूज होगी, है ना, उसका जो मान होगा वो बढ़ जाएगा, अर्थात उसकी मोटाई क्या होगी बच्चों? बढ़ जाएगी। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एक टेबल बना करके फटाफट समझ लेते हैं। ओके, एक टेबल बना करके समझ लेते हैं परावैद्युत माध्यम को, है ना, परावैद्युत माध्यम को देख लेते हैं एक टेबल के माध्यम से कि किस चीज की कितनी जो है तो परावैद्युत माध्यम होती है। ओके, तो मैं एक बेटा जल्दी से फ्लो चार्ट डायग्राम बना देता हूं, एक टेबल बना देता हूं। ओके, एक हम टेबल बना लेते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे बच्चों सारे जो हमारे पास में परावैद्युत माध्यम है उनको, ठीक है।
मैं डायरेक्ट यहाँ पे सीरियल नंबर लिख देता हूँ, है ना। ये हो गया सीरियल नंबर बच्चों, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा पदार्थ, मतलब किस पदार्थ का हम जो है तो देख रहे हैं उसका नाम लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको दूर से बना दूँ, है ना, ताकि हमको लिखने में इजी रहे। फिर हम लोग थर्ड में लिखेंगे परावैद्युत माध्यम। ओके, तो ये हमारे पास में जो तीन क्या हो जाएंगे बच्चों, परावैद्युत माध्यम हो जाएगा, है ना। और हमारे पास में जो है तो सीरियल नंबर इसका देख लेते हैं, पदार्थ कौन सा है और परावैद्युत माध्यम का जो है तो मान कितना रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं फटाफट बना करके। देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों नंबर 1 में एयर मतलब हवा का, ओके। हवा का परावैद्युत माध्यम कितना होता है। फिर सेकंड हम लोग देखेंगे बैकेलाइट का। थर्ड हम लोग देखेंगे बच्चों ग्लास का। ग्लास है ना, कांच। फिर हम लोग फोर्थ देखेंगे बच्चों माइका का। माइका का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। फिर सिक्स हम लोग देखेंगे बच्चों पेपर का। है ना, जो कागज होता है उसका। सिक्स हम लोग देखेंगे बच्चों पीवीसी, पॉली विनाइल क्लोराइड, ओके। 7 हम लोग देखेंगे पोर्सलीन का। पोर्सलीन, ठीक है, पोर्सलीन का। 8 नंबर में हम लोग देखेंगे बच्चों रबर हो गई ना अपना, नहीं रबर नहीं हुई, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं रबर, ओके। हम लोग देख लेते हैं रबड़ कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग रबर कहते हैं, है ना। रबर को हम लोग देख लेते हैं। और लास्ट में हम लोग देखेंगे बच्चों 9 नंबर पे वैक्यूम। वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम मतलब जहां पे कुछ भी नहीं है, ना हवा है, ना पानी है, ना धूप है, ना छांव है, कुछ भी नहीं है, वैक्यूम, ठीक है। तो इनके हम लोग क्या करते हैं बच्चों कुछ पॉइंट्स हैं, है ना, इनकी कुछ वैल्यूज हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर है क्या बच्चों एयर, ठीक है। सबसे बच्चों पहले क्या है एयर मतलब हवा, ठीक है। तो परावैद्युत माध्यम इनका कितना कितना होता है ये देख लेते हैं। तो हवा का जो होता है बच्चों वो 3 किलो वोल्ट पर mm में होता है, ठीक है। फिर बैकेलाइट कितना होता है 15 kV पर mm होता है। फिर थर्ड हमारे पास जो ग्लास है, ग्लास कितना होता है बच्चों 12 से, है ना, 12 से 100 के बीच में होता है kV पर mm। फिर माइका कितना होता है बच्चों, ये हमेशा माइका को पूछा जाता है, तो ये होता है 100 से लेकर के 100 से ज़्यादा हम बोल सकते हैं, है ना। तो हम क्या लिखेंगे 100 kV पर mm से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा। फिर हम लोग पेपर का देखेंगे बच्चों पेपर कितना होता है। तो पेपर का जो होता है वो 18 kV पर mm होता है। पीवीसी का कितना होता है बच्चों, तो पीवीसी का होता है 50 kV पर mm। पोर्सलीन का 15 kV पर mm। रबर का बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रबर हमेशा पूछा जाता है, तो इसका होता है 12 से 20 kV पर mm। ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है बच्चों। और वैक्यूम का जो है तो होता है कितना अनंत होता है, ओके। क्या लिख सकते हैं हम इसको अनंत होता है, अनंत, है ना। अगर यूनिट पूछेगा तो kV पर mm।
तो मैं आप लोग को बता दूं, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है बच्चों कि परावैद्युत माध्यम का जो है तो पूछ लेगा कि हवा की परावैद्युत माध्यम का जो है तो मान बताइए, तो 3 kV पर एमएम बता देंगे। हमेशा एग्जाम में कौन कौन सा आता है वो बता दूं मैं आपको। एग्जाम में एयर का पूछता है ज्यादा, फिर ग्लास का पूछता है ज्यादा, पेपर का पूछता है ज्यादा, माइका का पूछता है ज्यादा, है ना, और रबर का और वैक्यूम का। लेकिन आपको सभी को याद रखना है ना, पीवीसी का भी पूछ लेता है कभी कभी। तो क्या बोलेगा बच्चों कि ग्लास का परावैद्युत माध्यम का सूत्र है ना, ग्लास के परावैद्युत माध्यम का मान बताइए, तो 12 से 100 kV पर एमएम बोलेगा। भैया ग्लास का है ना, माइका का जो है तो परावैद्युत माध्यम बताइए, हम बताएंगे 100 kV पर एमएम। सबसे ज्यादा जो होता है वो माइका का होता है बच्चों, 100 kV पर एमएम से ज्यादा होता है। क्वेश्चन में आ जाएगा पेपर का परावैद्युत माध्यम का मान बताइए, तो 18 kV पर एमएम होता है। पीवीसी का 50 होता है, पोर्सलिन का 15 होता है, रबर का 12 होता है और वैक्यूम का अनंत होता है। क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बता दूं फिर से। पूछेगा कि भैया पोर्सलिन का परावैद्युत माध्यम का मान बताइए, या पूछेगा कि रबर के परावैद्युत माध्यम का मान बताइए, या पूछेगा कि बेकेलाइट के परावैद्युत माध्यम का मान बताइए। तो ये मान आपको याद रखना है, यही सारी चीजें आपको पूछी जाएगी एग्जाम में, डायरेक्टली पूछा जाएगा। यदि आपको ये बनेगा, है ना, ये याद रहेगा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया, मान लो क्वेश्चन घुमा करके दे दिया, क्या दे दिया कि ये दे दिया कि भैया 12 से 100 kV पर एमएम होता है ना, वो क्या होता है, परावैद्युत माध्यम होता है कि परावैद्युत सामर्थ्य होती है ना, या परावैद्युत और उस ऑप्शन रख सकता है, या बोल सकता है कि ग्लास का परावैद्युत माध्यम बताइए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बताइए। तो हमें टिक किस में करना है बच्चों, इसमें टिक कर देना है। यदि पूछता है कि भैया हमारे क्या बताइए, ये पूछता है कि रबर का परावैद्युत माध्यम बताइए, तो हम लोग क्या कहेंगे, टिक में हम लोग टिक कर देंगे बच्चों 12 से 20 kV पर एमएम। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है आप लोग एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। अभी हमने परावैद्युत माध्यम को समझा है, अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों एक और क्या होता है बच्चों, परावैद्युतांक, है ना, परावैद्युतांक को हम लोग देख लेते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक हमने स्ट्रेंथ देखा है, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग देखने वाले हैं। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग देखने वाले हैं। ओके बच्चों, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे सेकेंड में। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, आपेक्षित विद्युतशीलता या परावैद्युतांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आपेक्षिक विद्युतशीलता, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, और परावैद्युतांक। ओके, परावैद्युतांक ये होता है हमारा परावैद्युतांक। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या लिखेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बच्चों आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, एक है कांस्टेंट और एक है स्ट्रेंथ, है ना। स्ट्रेंथ मतलब होता है उसकी ताकत, या हम बोल सकते हैं कितना सहन कर सकता है ना। तो वो हमने पढ़ा अभी कांस्टेंट, स्ट्रेंथ के बारे में, ये है बच्चों कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, ये परावैद्युतांक है, वो परावैद्युत सामर्थ्य था। ठीक है, दोनों में अंतर आप लोग को समझना है। ओके, तो इसका परावैद्युतांक जो होता है, इसका जो डिफिनेशन क्या होती है बच्चों, माध्यम का वह गुण जो दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के मान को प्रभावित करता है, ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं बच्चों, विद्युतशीलता या परावैद्युतांक बोलते हैं। डिफिनेशन लिख लेते हैं इसका फटाफट, माध्यम का वह गुण माध्यम का वह गुण जो दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के
मान को, बल के मान को प्रभावित करता है, प्रभावित करता है, इसे परावैद्युतांक, इसे परावैद्युतांक कहते हैं, कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो परावैद्युतांक क्या होता है? वह माध्यम है ना, या माध्यम का वह गुण जो दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के मान को प्रभावित करता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? परावैद्युतांक बोलते हैं। अब इसमें भी एक टेबल बनेगी, तो फटाफट एक टेबल बना लेते हैं। ये हमारा हो गया सीरियल नंबर। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, है ना, माध्यम, माध्यम किस माध्यम में है ना, किस माध्यम में जो है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, यह पदार्थ का माध्यम लिख सकते हैं, है ना, पदार्थ का माध्यम। और लास्ट में हम लोग लिखेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, हिंदी में हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? इसको परावैद्युतांक। परावैद्युतांक आप फटाफट देख लेते हैं, इस पे भी वही चीजें देख लेते हैं सेम। सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों किसका? एयर का। ओके, हवा का परावैद्युतांक कितना होता है ना? परावैद्युतांक हवा और वैक्यूम, हवा और वैक्यूम का सेम होता है, तो मैं यहीं पे दोनों को लिख देता हूं, है ना। वैक्यूम मतलब होता है बच्चों निर्वात, है ना। अगर आप लोग को वैक्यूम समझ में ना आ रहा हो तो ये समझना निर्वात, जहां पे कुछ भी ना हो, है ना। नंबर 2 सेकेंड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, पानी, है ना, वाटर, मतलब पानी का जो है तो परावैद्युतांक कितना होगा, ये हम लोग देख लेते हैं पानी में। थर्ड है माइका में, ठीक है, माइका। फोर्थ है बच्चों ग्लास, ग्लास मतलब शीशा। 5 है बच्चों पेपर, पेपर। 6 पॉइंट है कोई मेटल, है ना, मेटल मतलब धातु, मेटल कोई धातु है हमारे पास में उसका। फिर लास्ट है 7 नंबर पे रबर। रबर दोनों जगह पाई जाती है बच्चों, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, है ना। दोनों का अलग अलग याद करके जाना ताकि एग्जाम में आपको समझ में आए। पूछेगा कि एयर का, है ना, पूछेगा हवा का परावैद्युतांक का मान बताइए, पूछेगा माइका का परावैद्युतांक का मान बताइए, या पूछ सकता है कि पेपर के परावैद्युतांक का मान बताइए। तो हम लोग यहाँ पे मान लिख लेते हैं, उसको याद रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। मैं आपको लिख के देता हूं, ये दोनों टेबल से एक क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश टीओ या यूपीपीसीएल TG2 या इंडिया के कोई भी एग्जाम में आप देखेंगे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा। मात्र ये 2 टेबल आप पढ़ के चले जाओगे तो आपका 1 या 2 नंबर आपका बन जाएगा 100%। ओके, तो जो एयर का परावैद्युतांक होता है बच्चों कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। पानी का कितना होता है बच्चों? 81 होता है। ये आप लोग को एग्जाम में पूछा ही जाएगा, आप लोग को याद रखना है। ओके, 81 होता है। माइका कितना होता है बच्चों? माइका का जो होता है 5 से कितना होता है बच्चों? 8 के बीच में होता है, ठीक है। फिर ग्लास का कितना होता है बच्चों? ग्लास का, तो ग्लास का हम बोलेंगे कि 5 से जो है तो बच्चों 10 तक होता है। पेपर का कितना होता है बच्चों? तो पेपर का जो होता है वो 2 से 3 होता है। फिर धातु जो होती है, धातु का कितना होता है बच्चों? धातु का जो है तो अनंत होता है। ये मैं चिन्ह बना दिया हूं अनंत का, है ना, हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इनफाइनाइट, अनंत। और रबर का जो होता है बच्चों वो फिक्स होता है, यहां पे 2.5 होता है।
देखो मैं आपको फिर से बता दूं कि जो परावैद्युतांक है उनके जो मान है बहुत कम है बच्चों, है ना। एक है 181 है, फिर 5 से 8 है, 5 से 10 है, 2 से 3 है, अनंत है, 2.5 है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो हमने पढ़ा है उसमें मान सभी का ज्यादा था, है ना। एयर का इसमें कितना है, 1 है, उसमें कितना था, 3 था, उसमें बेकेलाइट का 15 था, ग्लास का 12 से 100 था, माइका का 100 था, पेपर का 18 था, पीवीसी का 50 है ना, पोर्सिलीन का 15 है, रबर का 12 से 20 है और वैक्यूम का अनंत है। लेकिन जो परावैद्युतांक है उनकी वैल्यू कम है, इस चीज को आप लोग को याद रखना है। जैसे उसमें रबड़ में हमने देखा था, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में हमने देखा था रबड़ में 12 से 20 होता है, लेकिन इसमें रबड़ कितना होता है, फिक्स 2.5 होता है। ओके, तो इसको हम लोग को जो है तो याद रखना है। ओके बच्चों, तो इस चीज को हम लोग को याद रखना है, हमेशा ये एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक बच्चों। और अब हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। इससे रिलेटेड तो नहीं है बट इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, उसको हम देख लेते हैं। तो बच्चों आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको कॉपी में बना लेना, ये एग्जाम में हमेशा आता है, इस चीज को आप लोग को याद रखना है, इसको बढ़िया रट लेना है, ये याद कर लेना है कि हवा और वैक्यूम मतलब निर्वात का 1 होता है, पानी का 81 होता है, माइका का 5 से 8 होता है, ग्लास का 5 से 10 होता है, पेपर का 2 से 3 होता है, धातु का कितना होता है, अनंत। धातु मतलब मेटल, चाहे वो लोहा हो, है ना, सिल्वर हो, गोल्ड हो, चांदी हो, कुछ भी हो, या ACCR हो, किसी प्रकार की धातु हो, उसका क्या होगा, अनंत होगा। और रबड़ का क्या होता है बच्चों, 2.5 होता है, ये 2.5 लिखा हुआ है। ओके, तो हमने देख लिया अपेक्षित विद्युतशीलता को भी हमने देख लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं परावैद्युतांक। ओके, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को भी हमने देख लिया। तो आज के लेक्चर में हमने देखा बच्चों दोनों टेबल्स को बना करके, दोनों है ना टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके पैरामीटर्स को आप लोग को ध्यान में रखना है कि किसका कितना मान है, उस चीज को आप लोग को पढ़ करके जाना है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ओके, एक रैंडमली जो है तो एक क्वेश्चन ले लेता हूं, है ना, फिर आज की क्लास हम खत्म करते हैं। कल से हम लोग पढ़ेंगे बच्चों फ्रेश चैप्टर। ओके, फ्रेश चैप्टर हम लोग कल से पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर के बारे में, संधारित्र के बारे में। जो आपके पंखे में लगा होता है कैपेसिटर, उसका क्या रोल होता है, अगर कैपेसिटर निकाल दे तो पंखा ऑटोमेटिक चालू होगा कि नहीं होगा, उसकी स्पीड कम होगी कि ज्यादा होगी, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को कल क्लास में बताने वाला हूं। कल बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड टॉपिक पढ़ाने वाला हूं मैं कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो फेज बनाता है, वो पंखे की स्पीड को ज्यादा कर देता है, क्योंकि वोल्टेज को बढ़ा देता है। तो वो हम सब चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। साथ में मेरे पास में कोई है ना कैपेसिटर अगर घर में होगा तो उसको लेकर के मैं आऊंगा कि कैसा होता है, कैसे काम करता है, प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कल। ओके, अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक हम लोग यहां पे क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर इस क्लास को खत्म करते हैं। क्या कहता है बच्चों, यदि एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक 200 वाट 100 वोल्ट है ना, 200 वाट और 100 वोल्ट 100 वोल्ट को 250 वोल्ट की सप्लाई देने पर, की सप्लाई मतलब वोल्टेज है ना, सप्लाई देने पर है ना, देने पर वह श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो, वह श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो उसमें कितने ओम का, उसमें कितने, ओके, उसमें कितने ओम का प्रतिरोध, उसमें कितने ओम का प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। ओके,
क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, इसको समझ लो थोड़ा सा, ये इंटरेस्टेड क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको लेकर के आया हूं। क्या कह रहा है कि यदि हमारे पास में क्या है भैया कि 200 वाट और 100 वोल्ट का कोई जो है तो हमारे पास में उपकरण है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं कि 100 वोल्ट की बजाय हम लोग क्या दे रहे हैं वहां पे 250 वोल्ट, मतलब 150 वोल्ट ज्यादा दे रहे हैं, है ना। ज्यादा सप्लाई देने पर उसको हम लोग जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं उस प्रतिरोध, है ना, उसको श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो कितने ओम का, है ना, कितने ओम का प्रतिरोध वहां पे लगाना पड़ेगा जो कि 150 वोल्ट को ड्रॉप करा दे, है ना। ये क्वेश्चन है कुल मिला के। क्या कह रहा है मैं आपको यदि बता दूं, यहां पे एक डायग्राम से समझ लो आप लोग। ये हमारे पास में एक डायग्राम हो गया, ठीक है। ये डायग्राम क्या कह रहा है बच्चों, ये डायग्राम क्या कह रहा है कि यहां पे हमारे पास क्या है, मान लो कोई पंखा है, कोई, है ना, लाइट है, कोई कुछ भी है। देख लो मैं यहां पे एक साइन ही बना देता हूं, है ना। ये हमने एक मान लो कि एक उपकरण लगा दिया, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है कितनी है बच्चों, 200 वाट का है और 100 वोल्ट का है, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि यदि हम लोग को इसको चलाना है ना, यदि हम लोग को इसको चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि जो इसकी वोल्टेज रेटिंग है कितनी है बच्चों, ये 100 वोल्ट तक काम करेगा, लेकिन हम लोग देख कितना रहे हैं यहाँ पे 250 वोल्ट लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि यहां पे हमें कितना वोल्टेज ड्रॉप, यहां पे वोल्टेज ड्रॉप कितना कराना पड़ेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके तो यहां पे हम लोग देखेंगे बच्चों हमारे पास में दिया क्या क्या है, हम लोग देख लेते हैं। गिवन में दिया क्या क्या है बच्चों, पावर दी हुई है, P बराबर कितने दी हुई है 200 वाट दी हुई है। V बराबर वोल्टेज हमको दिया हुआ कितना बच्चों, वोल्टेज रेटिंग जो दी हुई है वो 100 वोल्ट दी हुई है। अब हमें निकालना क्या है, बल्ब की करंट रेटिंग पहले निकाल लेते हैं। ओके तो बल्ब है हमारे पास में, है ना, बल्ब है हमारे पास में, तो इसकी करंट रेटिंग क्या होगी पहले ये निकाल लेते हैं, करंट रेटिंग। क्योंकि हमको जो है ना दो चीज तो मिल गई है, एक पावर मिल गई है, एक वोल्टेज मिल गया, लेकिन करंट हमको निकालना जरूरी है। सबसे पहले हम करंट निकाल लेंगे, तब हम उसमें प्रतिरोध निकालेंगे, कितना प्रतिरोध वहां पे हमको ड्रॉप कराना पड़ेगा। तो करंट रेटिंग का सूत्र क्या होता है बच्चों, हम निकालेंगे P बराबर, है ना, P बराबर VI से। ओके पावर के सूत्र से निकाल लेंगे। पावर हमको मालूम है कितना है बच्चों 200 है, और वोल्टेज कितना है 100 है, और I हमें क्या है फाइंड आउट करना है। तो इसलिए हम I बराबर क्या करेंगे बच्चों 200 बटे ये डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि उसके इनटू में है ना, उसके गुणांक में है तो भाग में नीचे चला जाएगा। तो 100 एक कम 100, 100 दूनी 200, तो 2 बार जाएगा, अर्थात हमारी करंट निकल करके आ गई बच्चों कितनी 2 एम्पियर। ये हमारी निकल करके आ गई बच्चों इस बल्ब की करंट, इसकी बल्ब की करंट रेटिंग 2 एम्पियर। अब रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप कराना है तो हम यहां पे देख लेते हैं, रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप। अब रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप कराना है तो बच्चों कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे हम लोग, हम जानते हैं कि हमारे पास में जो है तो वोल्टेज कितना है बच्चों 100, हम लोग 250 दे रहे हैं उसको, तो 250 में 100 घटा देंगे तो कितना निकल करके आ जाएगा 150 निकल करके आ जाएगा, ठीक है। कितना निकल करके आ जाएगा बच्चों 150 निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कितना लगाना पड़ेगा, तो R बराबर V अपान I। वोल्टेज हमारे पास कितना है बच्चों, वोल्टेज हमारे पास में कितना निकल करके आ गया है ठीक है, वोल्टेज हमारे पास में कितना है 100 है, तो हमने क्या किया बच्चों दे कितना रहे हैं 250, तो इस वोल्टेज को हमने क्या किया, वोल्टेज को हमने घटा दिया, 250 दे रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी 100 की क्षमता है, तो कितना बचा 150 वोल्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे कि 150 भागे आई हमारे पास कितनी आई है 2, तो इसका भाग दे देंगे, तो ये जो हो जाएगा 75 दूनी 150 हो जाएगा बच्चों। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि R बराबर जो है ना 75 ओम का वहां पे प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। ओके यहां पे जब 75 ओम का प्रतिरोध लगाओगे तब जाकर के जो है तो ये बल्ब जलेगी, नहीं तो वो उड़ जाएगी, है ना, क्योंकि वोल्टेज उसको ज्यादा मिल जाएगा। इस बल्ब को जलने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए 100 वोल्ट चाहिए और 200 वाट चाहिए, लेकिन हम लोग वोल्टेज कितना दे रहे हैं 250, मतलब 150 वोल्ट ज्यादा दे रहे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे ऐसा, यहां पे एक प्रतिरोध लगा देंगे जो कि क्या करेगा अधिक जो वोल्टेज है उसको क्या करा देगा, वो ड्रॉप करा देगा, मात्र आगे कितना जाने देगा बच्चों 100 वोल्ट। तो हम लोग क्या करेंगे,
हम जानते हैं कि पहले से दिया हुआ हमारे पास में क्या क्या पावर है ना, P बराबर 200 वाट दिया हुआ है और वोल्टेज कितना दिया हुआ, 100 वोल्ट दिया हुआ है। करंट रेटिंग, सबसे पहले हम करंट निकालेंगे क्योंकि हमारे पास क्या है, बल्ब का पावर पता है, वोल्टेज पता है, करंट हमें पता नहीं, तो करंट सबसे पहले निकालेंगे है ना। तो हमने करंट निकाल लिया करंट रेटिंग से, P बराबर VI है ना। वोल्टेज का मान हमने रख दिया, पावर का मान हमने रख दिया, करंट का हम क्या किए, करंट का मान निकाल लिया, क्योंकि करंट बराबर क्या हो जाएगा 200/100, करंट निकल कर आ गई बच्चों कितनी, 2 एम्पियर। अब हमको 3 चीजें मालूम पड़ गई बल्ब की, करंट भी मालूम पड़ गया, वोल्टेज भी है और वाट भी है। अब हम लोग क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस में, प्रतिरोध में जो है तो वोल्टेज कितना ड्रॉप कराना है ये देख लेते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास में रेटिंग कितनी है 100, हम दे कितने रहे 250, 250 में 100 घटा देंगे तो बचेगा कितना 150, मतलब 150 को हमको क्या करना है, 150 वोल्ट को हमको क्या करना है, ड्रॉप कराना है। ठीक है, तो 150 को ड्रॉप कराना तो क्या बच्चे करेंगे कि 150 में हम करंट का भाग दे देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, R बराबर V/I अर्थात 150/2 निकल कर गया 75 ओम। ओके, तो ये प्रतिरोध का मान निकल कर के आ गया, मतलब इतने ओम का प्रतिरोध यहां पे लगाएंगे तो बल्ब हमारी जलती रहेगी। एक टाइम ऐसे हमने नॉर्मली क्वेश्चन ले लिया क्योंकि हमारा लेक्चर खत्म हो गया था, ये हमने एक सीखने के लिए क्वेश्चन ले लिया कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इस प्रकार से भी आप लोग को रेडी रहना है कि यदि किसी भी है ना बल्ब का क्या दे दे, पावर दे दे, वोल्टेज दे दे और वोल्टेज अधिक दे दे, बोलेगा भाई भैया यहाँ पे हम 250 वोल्ट लगा रहे हैं, आप रेटिंग कितनी है 100 वोल्ट की, तो वो उसमें हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ प्रतिरोध लगा करके वोल्टेज को ड्रॉप कराएंगे ताकि हमारी बल्ब जल्दी रहे, खराब ना हो। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले करंट रेटिंग निकालेंगे, फिर प्रतिरोध में वोल्टेज का ड्रॉप निकालेंगे है ना। मेन जो हम वोल्टेज दे रहे हैं और जो उसकी रेटिंग है उसको घटा देंगे तो निकल करके आ जाएगा क्या, हमारा वोल्टेज निकल करके आ जाएगा। अब प्रतिरोध का सूत्र लगा देंगे, R बराबर V/I, ये प्रतिरोध का सूत्र होता है, इससे हमारा निकल करके आ जाएगा, क्या निकल कर आ जाएगा बच्चों, प्रतिरोध निकल करके आ जाएगा। और यही प्रतिरोध हमारा क्या होगा यहाँ पे, अर्थात वोल्टेज ड्रॉप कितना कराएंगे हम लोग, 75 ओम का प्रतिरोध लगाएंगे तो हमारा जो है तो 150 वोल्ट कम हो जाएगा और हमारी बल्ब जलती रहेगी। ओके बच्चों, तो आज की क्लास यहीं तक। हमारे इस चैनल में अगर पहली बार आप आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। और मैं MP के और उत्तर प्रदेश की, बिहार की, किसी भी स्टेट की वैकेंसी आती है, हर स्टेट की वैकेंसी के लिए मैं तैयारी करवाता हूं इस चैनल में। साथ में अभी असिस्टेंट लोको पायलट की ALP की वैकेंसी आने वाली है, उसकी मैं प्रिपरेशन अलग से करवाऊंगा, स्पेशल बैच लॉन्च करने वाला हूं मैं। तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमारे चैनल में यदि आप लोग लाइक करेंगे तो हमें उससे मोटिवेशन मिलता है और हम लोग नेक्स्ट क्लास भी लेकर के आएंगे। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।